स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा की तैयारी में वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने कर लिया है और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में हमने 31, 32 और 33 तीन प्रश्न को हमने पूरा कर लिया है। और आज हम चौथा जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे। साथ ही साथ आपसे पुनः आग्रह है कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है मुख्य रूप से आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाना, और ये जो तैयारी की प्रक्रिया है ये हम इंटरमीडिएट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद हम इसको शुरू करेंगे। और बहुत सारे छात्र छात्रा होंगे जो अलग अलग प्रकार के नौकरी की तैयारी करेंगे, तो इसका भी हम बीच बीच में जो भी वैकेंसी सब आपका आते रहेगा उसके बारे में भी आपको हम बताते रहेंगे कि कब कौन सी वैकेंसी आई है और उसको भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब आपको बताते रहेंगे और बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन आपको अपना लक्ष्य सिविल सर्विसेज बनाना है। क्योंकि सिविल सर्विसेज जब लक्ष्य बनाएंगे तो बीच में जो छोटी मोटी क्लर्क का या और भी प्रकार का जो कोई नौकरी आएगा तो उसका भी जो है फॉर्म वगैरह हम भरवाने के लिए आपको गाइडलाइंस देंगे और इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि उन सभी परीक्षाओं का भी आपका साथ साथ तैयारी हो जाएगा। तो आपको अपने चैनल से लगातार आपको जुड़ा रहना है, ताकि हमारा लक्ष्य है कि जब तक आप लोगों की नौकरी नहीं हो जाती है तब तक हम अनवरत आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे। और चलिए इसी क्रम में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। आप ये मत समझिएगा कि एक लेक्चर में एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो रहा है। चूँकि आपने लाइन बाय लाइन जो इतिहास का जो तीनों खंड है उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए प्रश्न पत्र के माध्यम से हम सिलेबस की तरफ जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण है कि एग्ज़ाम आपका करीब है और इतने कम समय में लाइन बाय लाइन बुक्स को पढ़ा करके और फिर क्वेश्चन को पढ़ाना, ये दोनों में से कोई भी एक काम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और इस वजह से हम प्रश्न पत्र से सिलेबस की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें ये नहीं समझिए कि सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप इतिहास के तीनों खंडों का आप जो है संपूर्ण अध्ययन भी कर रहे हैं। आपका पूरा पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर के हम इस अपने लेक्चर को थोड़ा लंबा करते हैं। तो चलिए अगला हम लोग पढ़ लिए थे कल, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। और आज जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास से आपका प्रश्न था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन था। जैसा कि हमारे बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं, CBSE के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो मेरा प्रयास होगा कि जहाँ तक संभव होगा हम इंग्लिश भी वर्ड को हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए हम आज 34वें प्रश्न से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और 34वां प्रश्न है हमारा, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका जो जवाब है 100 से 120 शब्दों में हमें देना है। तो जैसा कि आप लोगों का 19 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट है जो 27 तारीख तक चलेगा। इसका जो है बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन आया है। तो जो हमारा जो चैनल है हमसे जो जुड़े हैं, तो गर्ल्स का एक अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, तो उनको हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये जो रूटीन है एग्ज़ाम का उसको सेंड कर दिया है। और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर है या जो सब्सक्राइबर नहीं है और ये वो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले। और जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको पहले ही लिख देते हैं 7463064959। इस नंबर पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप से
जुड़ सकते हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगा या और भी आपके ज़रूरत की सूचना होगा हम आपको अपने ग्रुप पर भेजते रहेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप हैं। तो आज हम मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। मुगल कालीन का मतलब है कि ये मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का यह प्रश्न है। और मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था में हमें मुगल वंश के एक शासकों के रेवेन्यू पर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, क्योंकि मुगल काल में क्या था कि आज जितना सरकार के पास आमदनी का स्रोत है और उतना सोर्सेस मुगल काल में नहीं था। मुगल जो बादशाह थे उनके आमदनी के मुख्य स्रोत किसानों से भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। वो जो खेती करते थे और खेती करने के बाद जो किसानों को आमदनी होती थी तो उसी आमदनी का एक हिस्सा जो उस समय मुगल वंश के बादशाह थे वो टैक्स के रूप में लेते थे। और आज तो कई प्रकार का जीएसटी है और क्या क्या टैक्स है, आज बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है यदि हम मुगल काल से हम तुलना करें भारत की। तो इस तरह से मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर हमको प्रकाश डालना है। तो आप समझिए कि इसमें हमें क्या करना है कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था आप हेडिंग दे दीजिएगा, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसी पर हमें अपना इस तरह से हम क्या करेंगे कि अपने उत्तर का हेडिंग्स दे देंगे। हम अपने आंसर का क्या करेंगे कि हेडिंग्स आपको दे देंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ए मुगल पीरियड, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो जैसा कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का जो जन्मदाता है उसमें जो अकबर का वित्त मंत्री है जिसका नाम है टोडरमल, उस टोडरमल को जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक अकबर के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इसको हम कह सकते हैं, उस समय अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल को माना जाता है। जैसा कि आप मुगल वंश के बारे में आप जान लीजिए, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देना ज़रूरी है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जब भारत के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पराजित कर देता है तो 1192 ईस्वी में आपको अपना जो उसका सेनापति है और गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली का सुल्तान बनाकर और मोहम्मद गोरी पुनः अपने राज्य गजनी चला जाता है, जो गजनी अफ़गानिस्तान में है, और भारत पर शासन करने के लिए किसे छोड़ देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1192 ईस्वी में इस चीज़ को समझ लीजिए, पहले 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ देता है कौन, मोहम्मद गोरी। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है।
तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, लेकिन यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। क्योंकि होता क्या है कि 1206 ईस्वी में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ये घोड़ा से चौगान खेल रहा है। चौगान एक खेल होता है जिसमें घोड़ा पर सवार होकर के और घोड़ा एक मैदान में दौड़ते रहता है और वो कुछ डंडा वगैरह के सहारा से वो खेल खेला जाता है। और उसी समय से कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़ा से गिर जाता है और गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश, जो 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है और यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। ये अपने आप को मोहम्मद गोरी का चूँकि दास था तो ये कहता है कि मैं सिपह सालार हूँ। सिपह सालार, सिपह सालार यानी मोहम्मद गोरी के दास के रूप में यह पहली बार शासन करता है। और ये दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है ये 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो इतिहास है इसको हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के नाम से जानते हैं। और ये जो 320 वर्ष का जो इतिहास देख रहे हैं 1206 से 1526 ईस्वी के बीच, तो इस 320 वर्ष में 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें पहला आपका ये गुलाम वंश है जिसका संस्थापक आपका इल्तुतमिश है। और गुलाम वंश जब समाप्त होता है तो फिर तुगलक वंश का शासन आता है। और तुगलक वंश में भी कई शासक, कई सुल्तान दिल्ली से शासन करते हैं। और तुगलक वंश को समाप्त करता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश को समाप्त करता है सैयद वंश, और सैयद वंश को समाप्त करता है लोदी वंश। तो लोदी वंश में 3 शासक होते हैं जिसको शॉर्ट में हम ये BAC नाम से इसको कोड भाषा में हम समझ सकते हैं। B फॉर बहलोल लोदी, S फॉर सिकंदर लोदी और E फॉर इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है। और इसी इब्राहिम लोदी को बाबर क्या करता है कि पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और बाबर जो है आपको दिल्ली का बादशाह बन जाता है। अब ये बादशाह, अब जो शासक होंगे दिल्ली का उनको बादशाह कहा जाएगा। 1526 1206 से 1526 तक जो दिल्ली का शासक है उसे सुल्तान कहा जाता है। और जब अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित कर देता है आपको 1526 ईस्वी में, 30 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के लड़ाई में, पानीपत हरियाणा में एक मैदान है, वहीं पर युद्ध होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। देखिए इतिहास में आपको एक प्रश्न है, ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। तो ये सिंगल इब्राहिम लोदी है जो युद्ध के मैदान में मारा जाता है। और इसको मार करके बाबर जो है वो दिल्ली का बादशाह बन जाता है। और बादशाह बनता है, फिर बाबर का बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं को कुछ समय के लिए क्या करता है कि शेर शाह जो अफगान शासक है, शेर शाह ये भगा देता है। फिर जो है हुमायूं जब शेर शाह की मृत्यु के बाद जब इस सूरी वंश का शासक है शेर शाह, सूरी वंश का यह स्थापना करता है। तो इसके सूरी वंश में जो अंत में कमज़ोर शासक आता है उसको फिर हुमायूं 1555 ईस्वी में क्या करता है कि उसको पराजित कर देता है। और पराजित करके फिर हुमायूं जो है दिल्ली का बादशाह बन जाता है। और इसी बीच में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। तो ये बाबर को चूँकि मौका नहीं मिला, ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके दिल्ली का बादशाह बना। और
उसके बाद ये 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। तो समय इसको कम मिला और ये 4 साल का जो समय था उसमें जो इस भारत के छोटे छोटे राज्यों के जो राजा थे उनसे कई युद्ध जो है लड़ना पड़ा, इसलिए बाबर को भूमि सुधार के संबंध में आपको कोई मौका नहीं मिला। तो बाबर के बाद फिर हुमायूं आया और हुमायूं का कहा जाता है कि ये पूरा जीवन भागता फिरता रहा, इसलिए हुमायूं को भी नहीं मौका मिला कि यहाँ पर हम कोई लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश करें। तो उसके बाद शेर शाह आता है, लेकिन शेर शाह चूँकि मुगल वंश का शासक नहीं है, ये सूरी वंश का शासक है। तो पहली बार शेर शाह जो है भूमि सुधार करता है और हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपको शेर शाह सूरी है जो भारत में भूमि सुधार की बात करता है, उसकी व्यवस्था करता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाता है शेर शाह। लेकिन जब सूरी वंश समाप्त हो जाता है तो फिर हुमायूं आता है और हुमायूं भी 1556 ईस्वी में दिल्ली में एक पुस्तकालय है जिसको कहा जाता है शेर मंडल पुस्तकालय, जिसकी स्थापना हुमायूं ने ही करवाया था। और उसी पुस्तकालय की सीढ़ी से उतर रहा था तो सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो अकबर आपको कितना साल का रहा होगा, 1542 में जन्म होता है और ये 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू के बीच में युद्ध होता है। तो अकबर बच्चा है, तो अकबर की देख रेख के लिए हुमायूं जो है अबुल फजल को नियुक्त किया था। तो अबुल फजल और उसके बाद आपको अहमद नियाज, ये 2 व्यक्ति था जो अकबर के तरफ से युद्ध करता है। और हेमू जो हिंदू शासक है, अंतिम हिंदू शासक है, वह पराजित हो जाता है 1526 ईस्वी में और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है और अकबर महान जो है ये भारत का सम्राट बनता है, बादशाह बनता है। और ये 1556 ईस्वी से लेकर के और अकबर जो है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है बादशाह रहता है भारत का। एक लंबा समय आप देख सकते हैं, लगभग 50 वर्षों का अकबर का शासनकाल है। तो इसको एक समय मिला तो इस लंबा शासनकाल है तो इसमें इसने जो है पहली बार ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम को यह स्थापित किया, इसलिए इसका जो वित्त मंत्री बनाया था टोडरमल को। तो यही जो टोडरमल है इसी को हम वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं, किसका, भू राजस्व व्यवस्था को जमीन पर लागू करने में। तो इस तरह से मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था की यदि हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से अकबर के द्वारा जो लाया गया भू राजस्व व्यवस्था है वो व्यवस्था ही मूल रूप से वास्तविक रूप से जो है उसको सही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो व्यवस्था दी उसी को इसके बाद का जो बादशाह इनका बेटा जहांगीर हुए या फिर शाहजहां हुए, शाहजहां के बाद औरंगजेब हुए और औरंगजेब के बाद जो है कमज़ोर शासक जो है आते गए। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो कमज़ोर शासक हो गए तो फिर ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज़ जो थे, उनको ठीक से शासन नहीं करने दिया, उनको परेशान करते रहे। इसलिए बाद के शासकों का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको हम बहुत ज़्यादा हम देखेंगे नहीं। अगर मुगल कालीन की बात होगी तो हम अकबर के शासनकाल की जो भू राजस्व व्यवस्था है उसी पर हम गौर करेंगे और इसी वजह से हमने अकबर के समय के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को उठाया है, भू राजस्व व्यवस्था को उठाया है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब ये लेक्चर है, इसमें क्या होता है कि जितनी बात हमने बताया, जब वीडियो को आप रिव्यू कीजिएगा, दोबारा आप देखिएगा तो जितनी बात बताया आपके ज़हन में पूरी तरह से आपको सेट हो जाएगा और सेट हो जाएगा तो आपके पास मुगल वंश का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है या जो बाकी जो मुगल सम्राट थे, कौन कब से कब तक शासन किया या उनकी क्या स्थिति थी, कैसे मरे, तो इन सारी चीज़ों को जब रिपीट करके आप वीडियो को देखिएगा तो फ़ायदा होगा कि आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है
कि क्वेश्चन के माध्यम से हम आपके फुल सिलेबस को, यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन से किताब की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल को माना जाता है। अब इसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि टोडरमल ने क्या किया। टोडरमल ने दहसाला व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था को भू राजस्व वसूली के लिए स्थापित किया। दहसाला व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था का अर्थ होता है, ये टोडरमल इस व्यवस्था को लाता है और इस व्यवस्था का मतलब समझिए कि किसानों के पास मान लीजिए कि भूमि है, तो उसके पास भूमि कई प्रकार के, तो वो क्या करेगा कि 10 वर्ष में सभी प्रकार के भूमि से किसानों को जितना, या इसको हम लिख देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत दस वर्षों के उपज का औसत निकालकर भू राजस्व तय कर दिया जाता था, इसमें क्या किया। अब मान लीजिए कि किसी वर्ष किसी किसान को 100 कुंटल आपका, या मान लीजिए कि 10 वर्ष तक आपको किसी साल 100 कुंटल, किसी साल आपको 50 कुंटल, किसी साल फिर 100 कुंटल, फिर किसी साल आपको 200 कुंटल, और 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या कीजिए, किसी साल आप फिर मान लीजिए 100 कुंटल हुआ, फिर 50 कुंटल हुआ, तो इस तरह से फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर मान लीजिए 100 कुंटल हो गया, फिर 60 कुंटल हो गया, फिर 50 कुंटल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर किसी साल 100 कुंटल हो गया अनाज। तब इस सब को जोड़ दीजिए, और सब को जोड़ करके जितना आएगा उसमें 10 से भाग दे दीजिए। 10 से भाग जब दे दीजिएगा तो जितना भागफल आएगा उतना ही को औसत कहा जाएगा 10 साल का। तो उतना ही जो है प्रति वर्ष किसानों को लैंड रेवेन्यू के रूप में, भू राजस्व के रूप में आपको बादशाह को देना पड़ेगा। जो भी बादशाह के कर्मचारी होंगे उनके माध्यम से आपको भुगतान करना पड़ेगा इस भू राजस्व को। और उसके बाद ये दहसाला प्रणाली जो था ये उत्पादन पर आधारित था, उपज पर आधारित था। हमने बताया कितना कुंटल कौन साल हुआ उसका औसत निकाल रहे हैं, तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। या यहाँ तो उपज हम लिख ही दिए हैं, इसलिए फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या है कि औसत निकालने के लिए, भूमि को चार वर्गों में बांटा गया। अब देखिए ये
जो भूमि को 4 वर्ग में बांटा गया, ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया है, उसके बाद आपका लघुत्तरीय में भी आया है, और देखिए दीर्घोत्तरीय में भी उसको चर्चा किया जा रहा है। तो आप समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये भूमि को मुगल काल में कितने भागों में टोडरमल ने बांटा था। तो औसत निकालने के लिए भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। ये 4 वर्ग कौन था? 4 वर्गों में था आपका एक पोलज, उसके बाद पोलज के बाद आपका पर्ती, उसके बाद चाचर, उसके बाद बंजर। ये 4 वर्ग पोलज, पर्ती, चाचर, बंजर थे। तो पोलज उस भूमि को कहा जाता था जिसमें वर्ष भर खेती होती थी। पर्ती उस भूमि को कहा जाता था जो 1-2 वर्ष के तक उसको पर्ती छोड़ देते थे किसान, और 2 वर्ष के बाद खेती करते थे। और चाचर जो था वह 3-4 वर्षों तक छोड़ दिया जाता था, और 3-4 वर्ष पर एक बार उसमें खेती की जाती थी। और बंजर वैसी भूमि थी जिसे 5 वर्षों तक किसान छोड़ देते थे, तो 5 वर्षों के बाद खेती करते थे। तो स्वाभाविक है कि पोलज से अधिक भू राजस्व लेगा मुगल बादशाह, पर्ती से उससे कम लेगा, चाचर से उससे भी कम लेगा, और बंजर जो है उससे भी कम भू राजस्व आपको निर्धारित करेगा। तो इस तरह से भू राजस्व निर्धारण के लिए जो अकबर का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल, तो टोडरमल ने क्या किया कि किसानों की भूमि को उपज के आधार पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर क्या किया कि उसको 4 वर्गों में, 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। इसके अलावा और भी ये कर लेते थे। इसके अलावे मुगल काल में कौन कौन सा कर लिया जाता था? तो मुगल काल में आपको पशु चारागाह और बाग, इसके अलावे मुगल काल में पशुओं, उसके बाद चारागाहों और पशुओं, चारागाहों, और उसके बाद आपको एक चीज़ और पर टैक्स लेता था, और बागों पर। इसके अलावे मुगल काल में पशुओं, चारागाहों और बागों से भी बागों पर भी कर लगाया गया था। अब जैसे पशु है, तो पशु में अगर दुधारू पशु है, आपके पास दूध देने वाले पशु है, तो उसमें भी मुगल काल में टैक्स लिया जाता था। जो चारागाह था, चारागाह का मतलब है कि आप जानवरों को चराने के लिए आप जिस मैदान में ले जा रहे हैं, तो उस चारागाह के बदले, क्योंकि आप अपने पशु को चरा रहे हैं उस चारागाह में ले जा करके, तो इसलिए मुगल बादशाह उसके बदले भी किसानों से टैक्स लेते थे। और जो बाग थे, जो बागीचे थे जिसमें फल वगैरह लगते थे, तो उन बागों का आप उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बदले भी आपको बादशाह को कर देना पड़ता था। उसके बाद ये इसके बटाई के मुख्य प्रणाली को गल्ला बख्शी के
नाम से जाना जाता था। तो ये जो गल्ला बख्शी प्रणाली था, इस प्रणाली, ये बटाई की एक प्रणाली था, और इसमें क्या होता था कि राज्य का जो एक निश्चित हिस्सा था, वह हिस्सा जो है किसानों को चुकाना पड़ता था। जो मुग़ल बादशाह के कर वसूली करने वाले, भू राजस्व वसूली करने वाले जो भी कर्मचारी थे, उनको देना पड़ता था। तो उसी कर को जो देते थे, उसी को गल्ला बख्शी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है मुग़ल काल में भू राजस्व वसूली का कार्य देखने वाले अधिकारी को करोड़ी के नाम से जाना जाता था। अब इसको देखते हैं चेक करके। अगर ये 100 से 120 वर्ड अगर हो गया है, तो हमारा इस आंसर से काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 109 और ऊपर का भी 3 वर्ड आप इसमें गिन सकते हैं। 1 2 3 4, मतलब 113 वर्ड जो है हमारे आंसर में पूर रहा है। और आप इसके गाइडलाइन को अगर आप देखिएगा तो उसमें क्लियर कहता है कि आप 100 से 120 शब्द में आपको इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। तो 100 से 120 है, 113 हो गया, तो आपका ये सटीक है। आप 100 किसी क्वेश्चन में 120 से बढ़ भी सकता है, 150 वर्ड भी हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा जितना वर्ड में हमें आंसर देने के लिए कहा है, तो उतने वर्ड में हमें अपने क्वेश्चन को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे हमें आपको लाभ होता है। लाभ क्या होता है कि हम कंटेंट्स को, जो तथ्य होते हैं, मुख्य तथ्य को हम इतने में समाहित कर देते हैं। तो आप इतना आंसर को ही लेकर के नहीं चलिएगा। इसके पहले हमने जो बताया, दिल्ली सल्तनत की बात बताई, किस तरह से मुग़ल वंश की स्थापना हुई, कब हुई, किसने किया, और उन सारी परिस्थितियों को मैंने बताया। तो इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, और भी जो दिल्ली सल्तनत का, और भी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, तो उसमें दिल्ली सल्तनत जब आएगा तब हम उसका विस्तार से उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, तो आप जान लीजिए कि दुनिया में 3 बादशाह है जिसके नाम में महान लगाया गया है। एक है सिकंदर महान, दूसरा है अशोक महान, और तीसरा है अकबर महान। तो ये 3 बादशाह दुनिया में हैं जिसके नाम में आपको द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान।
तो भाई इतना महान व्यक्ति है अकबर महान, तो इसकी क्या उपलब्धियां हैं, आखिर कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। तो मामूली उपलब्धि नहीं होगी इनकी, इन्होंने मामूली चीज़ें नहीं दी होगी इस भारत को, इस हिंदुस्तान को, और दी होगी तभी इनके नाम में हम महान लगाते हैं। और आप एक बात जान लीजिए कि जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होता है, उसी तरह से अगर पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय सम्राट कौन है, वो इज़ द नेशनल किंग ऑफ इंडिया, तो भारत का नेशनल किंग जो है इसी अकबर महान को कहा जाता है। तो इसलिए इनकी जो उपलब्धियां हैं ये अभी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसके लिए हमें पूरा अकबर का जो इतिहास है वो विस्तार से हमें इस पर चर्चा करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको कल के लेक्चर में क्लियर करेंगे, और कल के लेक्चर में ही चूँकि लघु निबंध है तो ये अस्थाई बंदोबस्त को भी हम क्लियर करेंगे। और चूँकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम सिलेबस की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। आपका पाठ्यक्रम जो पढ़े नहीं है उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज हम इतने ही पर आपका आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। और साथ ही साथ हमारे कई स्कूलों के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो कनेक्टेड हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि हमारे बिहार से बाहर भी 2 स्टेट में यूपी और झारखंड के भी कुछ छात्र जो है हमारे लेक्चर को देख रहे हैं। तो नए छात्र जो भी है बाहर के हैं या जो हमारे कांटेक्ट से बाहर हैं, तो वो जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये डिटेल्स आप हमारे व्हाट्सएप पर अगर देते हैं तो फिर हम उसको वेरीफाई करके, और हम क्या करेंगे कि अपना एक जो बॉयज़ का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उससे बॉयज़ को, और जो गर्ल्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उससे हम गर्ल्स को कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह से बीच बीच में जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित है या फिर जिस प्रकार की भी आपके लिए ज़रूरी सूचनाएं हैं वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर करते रहेंगे। और बीच बीच में आपको जहां आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो भी आप जो है हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कि सर अपने इस लेक्चर में थोड़ा मेरे इस प्रश्न को भी सोल्व कर दीजिएगा, तो हम उस प्रश्न पर भी आपको इसी के साथ एक लेक्चर बना देंगे। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस छूटेगा नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब